आज का हमारा अध्याय है संस्कृति, जिसके लेखक बदंत आनंद कौशल्यायन जी हैं। यह एक निबंध के रूप में है। इस पाठ में लेखक हमें सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान कराता है। पाठ में अनेक उदाहरणों के माध्यम से लेखक ने संस्कृति और सभ्यता की परिभाषा बताने की कोशिश की है। लेखक सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहता है कि मानव संस्कृति का बंटवारा नहीं किया जा सकता। सभ्यता और संस्कृति एक और तो एक दूसरे के पूरक हैं। इन एक के अभाव में एक दूसरे को स्पष्ट करना कठिन है। सभ्यता दृश्य है, दृश्य जिसको हम देख सकते हैं, और संस्कृति अदृश्य है, सूक्ष्म है। ठीक है। संस्कृति एक विचार है। हमारे आदर्श पुरुषों ने, मनीषियों मतलब विचारकों ने जो सूत्र अपने अनुभवों से स्थापित किए हैं और जो मानव हित में है, ठीक है, जो सूत्र उन्होंने स्थापित किए हैं और जो मनुष्य की भलाई करते हैं और जो अनुकरणीय है जिन मतलब उनका हमें पालन करना चाहिए या पालन करने योग्य हैं, वो सारे सूत्र क्या हैं? संस्कृति कहलाते हैं। ठीक है। और सभ्यता क्या है? सभ्यता दृष्ट है, जीवन जीने की कला है। सभ्यता बदलती रहती है। एक ही पुरुष अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सभ्यता को अपनाता है। ठीक है। जो हमारे विचारकों ने, जो हमारे मनीषियों ने या महान आदर्श पुरुषों ने जो सूत्र स्थापित किए हैं वो संस्कृति है, और उनको अनुकरण करके मानव जो व्यवहार करता है वह सभ्यता है। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग कपड़े पहनता है, अलग अलग खाना खाता है, जो रीति रिवाजों को अपनाता है, वो सारी चीज़ें क्या हैं? सभ्यता है। ठीक है। आगे हम अब पाठ पढ़ते हैं। संस्कृति, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। तो लेखक क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो शब्द हमें समझ में तो कम आते हैं, लेकिन कई जगह, ज़्यादातर जगह इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। कौन से हैं वो दो शब्द? सभ्यता और संस्कृति। और जब इन शब्दों के आगे विशेषण शब्द जोड़ दिए जाते हैं तो थोड़ा बहुत जो इनका मतलब हमें समझ में आता है वह भी गलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज़ है अथवा दो वस्तुएं? क्या ये दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इन दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। मनुष्य जब अग्नि के बारे में, आग के बारे में नहीं जानता था, उस समय की कल्पना करने के लिए लेखक कह रहा है। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। ठीक है। आविष्कर्ता, आविष्कार करने वाला, खोज करने वाला। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। मनुष्य सुई धागे के बारे में नहीं जानता था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं,
वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। इन उदाहरणों के माध्यम से लेखक ने क्या समझाया है कि आविष्कर्ता या खोज करने वाला किसको कहा जाता है, जो ऐसी चीज़ की खोज करे जिसे मानव मतलब उस चीज़ के बारे में किसी को पहले पता न हो। जब मनुष्य वो खोज करे उसके बाद ही मनुष्य को उसके बारे में जानकारी मिले, तो ऐसी चीज़ की खोज करना ही आविष्कर्ता कहलाता है। ऐसी चीज़ों की खोज करने वाला ही आविष्कर्ता कहलाता है और आविष्कार भी वही होता है। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज़ है किसी इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज़ है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण सुई धागे में एक चीज़ है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति यानी उसकी योग्यता, और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार। ठीक है, दो चीज़ें हैं ना इनमें। जिस योग्यता, प्रवृत्ति तथा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ है, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। मतलब उस व्यक्ति की जो योग्यता है, उसे जो प्रेरणा मिली है, उसने जो अपनी क्षमता दिखाई है, वो क्षमता, वो योग्यता, वो प्रेरणा, वो क्या है, उस व्यक्ति की संस्कृति है। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। ठीक है। तो जो सोच है उसकी, जो उसकी क्षमता है, वो क्या है, संस्कृति है। और जिस चीज़ का उसने अपने लिए या दूसरों के लिए आविष्कार किया है, आविष्कृत की है जो चीज़, वो चीज़ क्या है, सभ्यता है। जिस व्यक्ति में पहली चीज़ जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। ठीक है, कि वो जो चीज़ उसने आविष्कृत की है वो जितनी लोगों के लिए लाभदायक होगी, जितनी वो पवित्र होगी, शुद्ध होगी, हमारे लिए उपयोगी होगी, वह व्यक्ति उतना ही सम्मानीय या परिष्कृत आविष्कर्ता कहा जाएगा या कहलाएगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान मतलब उनके बच्चों को वह अपने पूर्वज से अनायास मतलब आसानी से ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति होता है। तो क्या बताने की कोशिश की है यहाँ पर कि संस्कृत व्यक्ति वही व्यक्ति होता है जो ऐसी नई चीज़ की खोज करता है जिसका ज्ञान पहले किसी को न हो। ठीक है, और इस खोज के बाद वस्तु आने वाली पीढ़ी को स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, संस्कृत व्यक्ति की बुद्धि किसी नए तथ्य या नए खोज का दर्शन करती है, जैसे कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की थी। वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। मतलब जिस व्यक्ति ने नई चीज़ की खोज की है, तो खोज करने के बाद उसके बच्चों को वह चीज़ अपने आप ही मिल जाती है, तो उन चीज़ों का प्रयोग करके हम उनके बच्चों को सभ्य कह सकते हैं, लेकिन संस्कृत नहीं कह सकते। संस्कृत व्यक्ति वही होगा जो नई चीज़ की खोज करता हो, जिसने अपनी बुद्धि के बल पर नई चीज़ की खोज की हो। ठीक है, एक आधुनिक उदाहरण लें। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, उससे पहले कोई व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के बारे में नहीं जानता था, इसलिए न्यूटन एक संस्कृत मानव था। मानव मतलब मनुष्य था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, मतलब जो आज
आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी है उसको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में पता है, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है, ठीक है, जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ठीक है, जो न्यूटन ने जिस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की थी, तो वैज्ञानिकों ने उसी खोज के माध्यम से और नई चीज़ों को उसमें जोड़ दिया है। शायद न्यूटन को उन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। ठीक है, ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकते हैं, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूटन को संस्कृत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, योग्यता के से सर्वथा नवीन तथ्य गुरुत्वाकर्षण को समझा तथा उसके सिद्धांत की खोज की थी। ठीक है, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई और अज्ञात चीज़ों की खोज करता है जिसके बारे में पहले किसी को पता न हो, जबकि एक सभ्य व्यक्ति होता है वह उन नई खोजों का उपयोग करता है। ठीक है, आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण शीत उष्ण, शीत सर्दी और उष्ण गर्मी से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। मतलब जो आग का आविष्कार हुआ तो उस आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? पेट की ज्वाला, पेट की भूख प्रेरणा रही होगी, इसलिए व्यक्ति ने आग की खोज की। और सुई धागे के आविष्कार की खोज के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी कि मनुष्य अपने शरीर को सर्दी और गर्मी से बचाना चाहता है। ठीक है, अपने शरीर को कपड़ों से सजाना चाहता है, तो इसी कारण उसका आविष्कार हुआ होगा। ठीक है, अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है, तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अब इस बात की कल्पना कीजिए कि एक आदमी का, पीछे हमने बताया कि आग का आविष्कार किस कारण हुआ होगा कि व्यक्ति ने अपना पेट भरने के लिए आग का आविष्कार किया, और सुई धागे का आविष्कार अपने शरीर को सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए किया। लेकिन एक व्यक्ति जिसको खाने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको खाना मिल रहा है और उसको अपने शरीर को ढकने के लिए भी कपड़ा मिल रहा है, फिर भी वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ है और उसको नींद नहीं आ रही, और वह रात के जगमगाते तारों को देखता है। ठीक है, क्यों नहीं आ रही नींद? क्योंकि वह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। ठीक है, तो जो एक संस्कृत व्यक्ति होता है वो किसी नए और अज्ञात तथ्य या बात की खोज के लिए हमेशा चिंतित रहता है। ठीक है, इसलिए पेट भरा होने और तन ढका होने के बावजूद भी वह खुले आसमान के नीचे लेटता है तथा रात में जगमगाते तारों के बारे में जानने के लिए चिंतनशील रहता है कि तारे क्यों चमकते हैं, कैसे चमकते हैं, इनका आकार कितना है, ये चीज़ें जानने के लिए वो हमेशा चिंतनशील रहता है। ठीक है, एक संस्कृत व्यक्ति कभी भी निठल्ला नहीं बैठ सकता है, उसका ऐसा स्वभाव होता ही नहीं है कि वो बेकार बैठकर समय बर्बाद करे। तो पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। ठीक है, पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता है। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत मनीषियों या आदमियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों विचारकों से भी मिला है जिन्होंने
तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के ही कारण प्राप्त किया है। ठीक है। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता रहा है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि बताना चाहता है कि संस्कृति में मानव कल्याण की भावना समाहित होती है। ठीक है। मनुष्य के पेट भरने और तन ढकने की इच्छा में अपनी क्षुधा पूर्ति और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही निहित है। ऐसा करके वह केवल अपने कल्याण के बारे में सोचता है, दूसरों के कल्याण के बारे में नहीं। इसलिए इसे संस्कृति की जननी नहीं कहा जा सकता। ठीक है। किसको नहीं कहा जा सकता संस्कृति की जननी? कि पेट भरने के लिए और तन ढकने के लिए, ठीक है, जो मनुष्य की संस्कृति है उसको संस्कृति की जननी नहीं कहा जा सकता। ठीक है। जो मनीषी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कर किसी नई वस्तु की खोज करता है तथा उसके माध्यम से समाज को नए तथ्य या नई बातों या नए आविष्कार का दर्शन करवाता है। ठीक है। ऐसी वस्तु की जानकारी समाज को पहले से नहीं थी तथा वह वस्तु पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी होती है। ठीक है। इसलिए ऐसे मनीषी व्यक्ति को ही प्रथम पुरस्कर्ता कहा जाता है। ठीक है। जिसका आविष्कार समूचे मानव के लिए कल्याणकारी हो। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा। ज्ञानेप्सा ज्ञान की इच्छा। क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए, कोर मतलब निवाला, ठीक है, डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सब से बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। तो इन पंक्तियों के द्वारा लेखक क्या बताना चाहता है कि भौतिक प्रेरणा और ज्ञान की इच्छा, ये दोनों मनुष्य को मानवता के सुख कल्याण के लिए कुछ नया करने को प्रेरित करते हैं। ठीक है। जो हमारे अंदर की प्रेरणा होती है वो हमें एक संस्कृत व्यक्ति बनाने में मदद करती है। ठीक है। एक माँ रात भर अपने बीमार बच्चे को गोद में रखकर उसकी सेवा करती है, तो वह कोई ज्ञान की इच्छा या भौतिक प्रेरणा, अपनी सुख सुविधा नहीं है, उसके अंदर की प्रेरणा है वो। ठीक है। ऐसे ही जो रूस के भाग्य विधाता लेनिन का उदाहरण दिया गया है, वह भी इसी बात को दिखाता है। ठीक है। कि लेनिन और कार्ल मार्क्स ने अपने अंदर की सहज संस्कृति अर्थात अपनी अंतः प्रेरणा, अंतर प्रेरणा के कारण ही दूसरों के कल्याण की बात सोची और उससे प्रेरित होकर लेनिन ने अपने डेस्क में रखी डबल रोटी को दूसरों को खिला दिया और कार्ल मार्क्स ने संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। ठीक है। और इसी प्रकार सिद्धार्थ जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, महात्मा बुद्ध, उन्होंने अपना घर किसके लिए, उन घर छोड़ने के पीछे ज्ञानेप्सा और मानवता को सुखी देखने की प्रेरणा काम कर रही थी। ठीक है। उन्होंने भी अपनी जनता या मानवता को सुखी करने के लिए, जो मानवता लोभ मोह माया में फंसी हुई थी, उस जनता को सुखी करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। ठीक है।
आगे है, हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, और जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। ठीक है। और सभ्यता, सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमन आगमन आवागमन जाना और आना के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मनुष्य जो व्यवहार करता है, कैसे रहता है, किन नियमों का पालन करता है, किन रीति रिवाजों को अपनाता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहे या असंस्कृति। तो यहाँ लेखक एक प्रश्न पूछता है कि मानव की जो योग्यता, मानव की जो क्षमता है वो उसके आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है। ठीक है, अपना ही विनाश करने पर आदमी तुल जाता है, ऐसी साधनों का आविष्कार कराती है, तो उसको हम संस्कृति कहें या असंस्कृति कहें। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्म विनाश में जुटा हुआ है उन्हें हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता। ठीक है, कि मनुष्य जो भौतिक साधनों के पीछे जुटा हुआ है दिन रात, उसको हम उसकी सभ्यता कहें या असभ्यता कहें। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी। ठीक है। संस्कृति की विशेषता क्या होती है? संस्कृति में कल्याण भावना समाहित होती है, जुड़ी हुई होती है। हर व्यक्ति क्या कल्याण जुड़ा होता है, और इसी के वशीभूत होकर मनुष्य मानवता के कल्याण के लिए काम करता है। ठीक है। संस्कृति के कारण ही मनुष्य प्राणियों के कल्याण की बात सोचता है, और संस्कृति कभी मनुष्य के अहित की बात नहीं सोच सकती है। आगे है, संस्कृति के नाम पर जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री, प्रज्ञा बुद्धि, मैत्री मित्रता के भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दल बंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, अविभाज्य जिसको बांटा नहीं जा सकता, और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है। ठीक है। लेखक उस संस्कृति को संस्कृति नहीं मानता है जो पुरानी अतार्किक रूढ़ियों को, रीति रिवाजों को आज भी ढो रही है। ठीक है, जिसमें वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज में भेदभाव बनाए गए हैं। तो ऐसी संस्कृति को लेखक संस्कृति नहीं मानता है। मनुष्य अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हुए और मैत्री भाव से किसी नई वस्तु की खोज करके नए तथ्य के दर्शन करवा सकता है जिसकी जानकारी पहले नहीं हो किसी को भी। वह सोच, वह विचार या वह चीज़ जिसकी उसने खोज की है पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी होती है। इसकी खोज विश्व बंधुत्व की भावना से ही की जा सकती है। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।